मरते हुए कैंसर से पीड़ित लड़के का पुनर्जन्म एक किसान के रूप में होता है। वह अपनी पुरानी दुनिया में अपनी मौत का सपना देखकर जल्दी उठता है। फिर वह बाहर जाता है और सभी को ग्रीट करता है और सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। मरने के बाद एक आत्मा के रूप में हराकू उस भगवान से मिलता है जो इस दुनिया की देखरेख करता है। भगवान बताते हैं कि वो 39 साल की उम्र तक जिया, लेकिन उसका जीवन बहुत ही खराब था। उसे दूसरों ने धोखा दिया और फिर उसे कैंसर की बीमारी हो गई। भगवान उसे दूसरा मौका देना चाहते हैं, एक ऐसे शरीर के साथ जो बीमार नहीं पड़ेगा। वो मानते हैं कि हराकू की बुरी जिंदगी उनकी गलती थी और उससे माफ़ी मांगते हैं। और साथ ही उससे पूछते हैं कि अगर उसकी कोई इच्छा हो तो पूरी की जा सकती है। हराकू थोड़ा सोचकर कहता है कि वह खेती करना चाहता है। बीमारी के वक्त उसने खेती पर एक टीवी शो देखा था और अब वह असल में इसे आजमाना चाहता है। साथ ही उसे लोगों से घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह ऐसी जगह रहना चाहता है जहाँ ज्यादा लोग ना हों। भगवान बताते हैं कि खेती उनके अंडर में नहीं आती, लेकिन वो फार्मिंग के देवता से अनुमति लेकर हराकू को अलमाइटी फार्मिंग टूल पावर देने का निर्णय लेते हैं। हराकू एक जंगल में जागता है और खुश होता है कि अब वो स्वस्थ और चल फिर सकता है। वह यहीं पर अपनी खेती जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है और सोचता है कि इस फार्मिंग टूल का इस्तेमाल कैसे करें। अचानक वह औजार जादुई रूप से उसके हाथ में आ जाता है और अब वह खुदाई शुरू करता है। वो महसूस करता है कि काम करने से उसे थकान नहीं हो रही और वो काम को और तेजी से करने लगता है। फिर हराकू खाने पीने के बारे में सोचते हुए इधर उधर घूमने लगता है और एक बड़े पेड़ के पास पहुंच जाता है और उसी को अपना लैंडमार्क बनाकर इसके आसपास खेती करने का वन बना देता है। पानी के लिए अलमाइटी फार्मिंग टूल की मदद से वो एक गड्ढा खोदता है और कुछ देर बाद उसे पानी भी मिल जाता है, लेकिन खाने के लिए अभी भी उसके पास कुछ नहीं था। खेती करने के लिए उसके रास्ते में एक छोटा पेड़ आ जाता है, इसलिए वो अलमाइटी फार्मिंग टूल मैजिक की वजह से एक कुल्हाड़ी निकालता है और एक ही झटके में पेड़ को काट देता है। उसकी बॉडी में ताकत की वजह भगवान का आशीर्वाद था। फिर वो पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। काम करते करते वो देखता है कि शाम हो गई है, इसलिए वो मैजिक का इस्तेमाल करके आग जलाने के लिए कोई टूल सोचता है, पर कुछ नहीं होता। इस समय में वो मैग्नीफाइंग ग्लास को सोचता है और उसे वो मिल भी जाता है, पर तब तक रात हो चुकी थी, इसलिए वो इस बड़े पेड़ में गुफा बनाकर बैठ जाता है और लकड़ी की मदद से कुछ प्लेट और कप बना लेता है। वहाँ चांद की वजह से काफी रोशनी थी, पर हराकू वहाँ दो चांद को देखकर समझ जाता है कि वो किसी और दुनिया में है। सुबह होते ही वो अपने सपने को पूरा करने में लग जाता है और खेती के लिए जो भी पेड़ बीच आ रहे थे उन्हें काट देता है। तभी अचानक जंगल में से एक जंगली खरगोश उस पर हमला कर देता है, पर हराकू आसानी से उसे मार देता है और फिर खरगोश को पका कर खाने लगता है। उसे यहाँ रहने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत थी, जैसे कि घर और टॉयलेट, इसलिए सबसे पहले वो लकड़ी का टॉयलेट बना लेता है। फिर उसके चारों ओर लकड़ी की मदद से दीवार भी बना लेता है। हराकू खेती करने के लिए सबसे पहले मिट्टी को खोदना शुरू कर देता है और खोदने के बाद उसे पता पड़ता है कि सबसे जरूरी चीज तो वो भूल ही गया है, जो कि है बीज, और वो उसके पास है ही नहीं। इसलिए निराश होकर वो पेड़ की गुफा में जाकर सो जाता है और जब सुबह उठकर देखता है कि वहाँ कुछ पौधे उगने लगे हैं, हराकू समझ जाता है कि अलमाइटी टूल की वजह से हुआ है। अब वह खेत के चारों ओर एक दीवार और खाई बनाता है ताकि खरगोश और दूसरे जानवर से बचा जा सके। कुछ दिन लगते हैं, लेकिन वो काम पूरा कर लेता है। पौधे तेजी से बढ़ रहे होते हैं और हराकू सोचने लगता है कि कहीं ये पौधे फूल न निकले। हराकू अपने लिए एक झोपड़ी भी बना लेता है, पर वो लकड़ी को ऊपर तक नहीं ले जा पा रहा था, इसलिए झोपड़ी की हाइट छोटी रह गई थी। इसलिए वो झोपड़ी के अंदर से कुछ मिट्टी निकालता है ताकि ऊंचाई मिल सके। एक दिन काम करते हुए वो दो कुत्तों को देखता है। इनमें से एक फीमेल डॉग थी जो कि प्रेग्नेंट थी। हराकू उनकी कंडीशन देखकर उन्हें अंदर आने देता है और उन्हें हाल ही में मारे गए सुअर का मांस भी देता है। कुछ देर बाद फीमेल डॉग को दर्द होने लगता है, इसलिए हराकू उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है। हराकू उसकी मदद करना चाहता है, पर उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिनसे उनकी मदद की जा सके, इसलिए वो सब कुछ भगवान पर छोड़कर उनके लिए आग जलाकर पेड़ की गुफा में जाकर सो जाता है। हराकू सुबह उठ के झोपड़ी में कुत्तों को देखने जाता है। फीमेल डॉग ने अब 4 बच्चों को जन्म दे दिया था। हराकू ये देखकर काफी खुश होता है और उनके लिए मांस के टुकड़े देता है। हराकू सोचता है कि शायद अब ये यहाँ से चले जाएंगे, पर डॉग हराकू को पसंद करने लगते हैं और यहीं रुक जाते हैं। इसलिए हराकू अपने लिए एक और घर बनाता है और ये पहले की झोपड़ी से काफी अच्छा बना था। डॉग भी हराकू की काफी मदद करते हैं। वो शिकार पकड़ कर लाते हैं और जगह की सुरक्षा भी करते हैं। हराकू ये देखकर काफी खुश होता है और अब पूरी तरह से उगे हुए टमाटर को कुत्तों को खिलाता है और कुत्तों को भी टमाटर काफी पसंद आते हैं। हराकू और कुत्ते अब साथ ही रहते थे, इसलिए हराकू मेल डॉग को कुरो नाम देता है और फीमेल को यूकी, और इनके बच्चों को कुराइची, कुरोनी, कुरुसुन और क्यून नाम देता है। कहीं और एक लड़की पहाड़ पार करना चाहती है, लेकिन ये आदमी उसे रोकता है और बताता है कि ये बहुत खतरनाक है। क्या उसने फॉरेस्ट ऑफ डेथ के बारे में नहीं सुना है? पहाड़ के उस पार वाला हिस्सा इसी नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। भगवान खुद देख रहे होते हैं कि हराकू अपनी नई जिंदगी में क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी दर्द और तकलीफों से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही भगवान देखते हैं कि हराकू उस खतरनाक फॉरेस्ट ऑफ डेथ जंगल में है, वो हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि जंगल में तो जानलेवा मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। भगवान को तुरंत एहसास होता है कि उनसे दोबारा एक भारी गलती हो गई है और शायद इस बार उसे ठीक भी नहीं किया जा सकता। उधर हिराको को भी एक नए राज का पता चलता है। उसके पास जो अलमाइटी फार्मिंग टूल है, उसकी वजह से अगर वो मन में कोई पौधा सोचे और जमीन खोदे तो बिना किसी बीज के वही पौधा वहां लग जाता है। और सबसे खास बात, ये पौधे नॉर्मल पौधों के मुकाबले काफी तेज बढ़ रहे होते हैं। अब हिराको अपनी नई जिंदगी से खुश है। उसे लगता है कि जो भी मिला है सब भगवान की देन है, इसलिए वो उन दोनों देवताओं की मूर्तियां बनाता है ताकि उनका धन्यवाद कर सके। एक दिन हिराको अपनी उगाई सब्जियों से पहली बार खाना बनाता है, लेकिन अभी भी उसके पास मसाले नहीं होते, इसलिए खाने में टेस्ट थोड़ा कम आता है। फिर वो कुछ फलों को उगाने की कोशिश करता है। जब तक वो फल बढ़ रहे होते हैं तब तक हिराको अपने डॉग्स के साथ खेलता है। उसे लगता है अगर ये डॉग्स ना होते तो इस जंगल में काफी अकेला महसूस करता। ये डॉग्स ना सिर्फ उसका साथ देते हैं बल्कि जंगल में रास्ता दिखाने का काम भी करते हैं। इनकी मदद से हिराको एक नदी भी ढूंढ लेता है। वो सोचता है कि घर से नदी तक एक रास्ता बना ले ताकि पानी की समस्या से छुटकारा मिल सके, लेकिन ये रास्ता लगभग 30 मिनट का है, इसलिए वो नदी के किनारे एक टॉयलेट भी बना लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे यूज कर सके। हिराको अपनी खेती को और भी बढ़ाने लगता है। अब वो वीट, शुगरकेन जैसी नई नई क्रॉप भी उगाता है, सोयाबीन भी उगाता है और उसे खाना चाहता है, पर उसके पास अभी भी नमक नहीं होता। समय बीतता है और मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। पहाड़ पर बर्फ देखकर हिराको सोचता है कि यहाँ सर्दियाँ कितनी भयानक हो सकती हैं। वो ठंड के लिए तैयारी शुरू कर देता है, लकड़ी और खाना जमा करने लगता है। एक दिन कुरो एक विशाल मकड़ी को लेकर हिराको के पास आता है। मकड़ी हिराको के लिए एक रुमाल बनाती है। हिराको उसकी स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो जाता है। ये मकड़ी जायंट ट्री पर अब रहने लगती है और हिराको से कपड़ों के बदले में वो आलू लेती है, क्योंकि आलू उसे बहुत पसंद है। अब हिराको के पास एक अच्छा बिस्तर, पर्दे और कपड़े होते हैं। उसे अब खुद पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि अब वो और भी सिविलाइज होता जा रहा है। क्योंकि वो मकड़ी उनके साथ रहने लगी है, इसलिए हिराको उस मकड़ी का नाम जैबुटोन रखता है। सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और जैबुटोन अब पेड़ से नीचे आना भी बंद कर देती है। हिराको सोचता है शायद वो सर्दियों से बचने के लिए हाइबरनेशन में चली गई है। हिराको अब थोड़ा अकेला महसूस करता है, क्योंकि अब उसके पास साथ बैठने के लिए कोई नहीं है। कुछ समय बाद सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं। छोटे डॉग अब बड़े हो चुके होते हैं और एक दिन चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने पार्टनर के साथ वापस आ जाते हैं। और कुछ समय बाद जैबुटोन भी अपने बच्चों के साथ आ जाती है। अब खाने वालों की संख्या बढ़ चुकी होती है, तो हिराको अपनी खेती को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। एक दिन अचानक जैबुटोन अलार्म बजाती है। कुरो तुरंत हिराको को जंगल में ले जाता है। कुरो उसे एक छोटी लड़की के पास ले जाता है जो कपड़ों में मकड़ी के जाल में बंधी होती है। लड़की हिराको से मदद मांगती है, लेकिन जैसे ही हिराको उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वो अचानक उसकी गर्दन पर कूदकर उसका थोड़ा खून पी लेती है और उसी वक्त वो एक जवान लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखते ही डॉग उस पर दोबारा अटैक कर देते हैं, तो वो फिर दोबारा एक छोटी सी लड़की में बदल जाती है। हिराको हैरान हो जाता है, सोचता है क्या वो कोई दुश्मन है, क्या उसने उसका खून सिर्फ अटैक के लिए पिया। लेकिन वो लड़की समझाती है कि वो कोई दुश्मन नहीं है, उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उसे थोड़ा खून पीना पड़ा। हिराको को उस पर दया आ जाती है, वो उसे थोड़ा और खून पीने देता है ताकि वो रिकवर हो सके। फिर हिराको उस लड़की को अपने घर ले जाता है। लड़की जंगल के बीचों बीच इतनी बड़ी खेती और नई नई क्रॉप्स और उसके घर को देखकर हैरान रह जाती है। हिराको फिर उसे एक टमाटर खिलाता है और इसे इतना पसंद आता है कि वो और सब्जी भी ट्राई करना चाहती है। लड़की अपना नाम बताती है रू, एक वैम्पायर। वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि उसे नए नए वेजिटेबल टेस्ट करने को मिलेंगे। वो बताती है कि वो मेडिकल प्लांट पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन कुछ नॉवेल्स ने उसका रिसर्च चुरा लिया। उनसे बचकर वो यहाँ फॉरेस्ट ऑफ डेथ में छुपने आ गई। रू को हैरानी होती है कि हिराको इस जंगल में रह रहा है और उसने इन खतरनाक मॉन्स्टर को भी पाल रखा है। साथ ही उसके पास कुछ ऐसा मैजिक है जिससे वो टूल बना सकता है। ये सब सुनकर रू और भी एक्साइटेड हो जाती है। हिराको सोचता है कि ये एक रेयर मौका है, ये पहली इंसान है जिससे वो मिला है। उसे लगता है कि अगली बार किसी इंसान से मिलने में शायद सालों लग जाए। तो रू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहती हो। रू थोड़ा घबराकर बताती है कि उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं और वो एक वैम्पायर भी है, लेकिन हिराको को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बताता है कि वो यहाँ के लिए रहने आया था क्योंकि उसे लोगों के साथ रहना मुश्किल लगता है, लेकिन अब उसे लगता है कि वो अकेला नहीं रहना चाहता। रू मान जाती है और कहती है कि उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हिराको के प्रपोजल से वो थोड़ी शर्मा जाती है। अगले दिन जब हिराको उठता है तो देखता है कि रू दोबारा से छोटी लड़की में बदल गई है। हिराको हैरान होता है। रू बताती है कि इस फॉर्म में हिराको अपने आप को कंट्रोल में रखेगा और हिराको भी मान जाता है। हिराको कहता है कि अब वो स्वीट पोटैटो उगाना चाहता है। साथ ही वो कहता है कि वो उसकी पहली विलेजर है, लेकिन कुरो इस बात से असहमत होता है। तो हिराको मुस्कुरा के कहता है ओके ओके, शायद तुम 13th विलेजर हो। रू पूछती है कि क्या हिराको कुछ मेडिसिन हर्ब भी उगा सकता है। हिराको तुरंत हाँ करता है। रू कहती है कि उसके लिए सही बीज ढूंढने होंगे, लेकिन हिराको कहता है मुझे बीज की जरूरत नहीं। अब जब रू हिराको के साथ रहने लगी है तो अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करती है और जादू से टॉयलेट और घर के अलग अलग हिस्सों में रोशनी लगा देती है, जिससे रात में सभी कुछ जगमगाता रहता है। हिराको अब तक नमक ढूंढने की उम्मीद छोड़ चुका था।
लेकिन रूह उसे बताती है कि मिट्टी की एक परत के अंदर बहुत सारा नमक होता है। ये सुनकर हिराकू शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने इतनी बार जमीन खोदी लेकिन उसने कभी देखा ही नहीं। एक दिन हिराकू अपने फलों की बाग की जांच करता है, लेकिन सोचता है कि सब्जियों के मुकाबले में फलों को उगाने में काफी ज्यादा समय लग रहा है। तभी एक दिन जय बटन फिर से अलार्म बजाती है। हिराकू और रू तुरंत जंगल की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ देखते हैं कि मकड़ी और कुत्तों ने एक और लड़की को पकड़ रखा है। और हिराकू से मदद मांगती है। हिराकू उसे छोड़ देता है। फिर वो लड़की अपने मैजिक से खुद को हील कर लेती है। जैसे ही रू उसे देखती है वो वहाँ से भागने लगती है। इस लड़की का नाम टिया होता है। वो रू को पहचान लेती है। टिया तुरंत रू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ते फिर से उस पर हमला कर देते हैं। हिराकू टिया को दोबारा बचाकर अपने घर ले जाता है। रू टिया को बताती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये डॉग्स इतने पावरफुल हैं कि उन पे मैजिक का असर नहीं होता। टिया रू से पूछती है, ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ रह रहा है? रू थोड़ा शर्मा जाती है और बोलती है, ये मेरा हस्बैंड है। फिर टिया अपने बारे में हिराकू को बताती है कि वो एक एंजल है। हिराकू सोचता है कि शायद वो भगवान की कोई सेविका होगी, लेकिन रू हिराकू को समझाती है कि एंजल एक वॉरियर रेस होते हैं जिनमें स्ट्रेंथ होती है पर दिमाग थोड़ा कम होता है। हिराकू टिया से पूछता है कि एक एंजल रू को क्यों पकड़ना चाहती है। टिया बताती है कि रू पर इनाम लगा हुआ है, क्योंकि उसने गुस्से में आकर एक शहर तबाह कर दिया था। लेकिन रू कहती है कि एक नोबल उससे जबरदस्ती ड्रग्स बनवाने पर मजबूर कर रहा था और उसकी लगातार मांगों से तंग आकर वो उसे एक सबक सिखाना चाहती थी। टिया इसकी बात को काटते हुए हिराकू से कहती है कि असल में रू अजीब अजीब दवाइयों पर रिसर्च करती रहती थी, और अगर उसे कोई चीज परेशान करती थी तो वो चीजों को तबाह करने लग जाती थी। नोबल ने इसलिए उस पर इनाम लगा दिया। दोनों में बहस हो जाती है और अंत में रू टिया की बात मान लेती है कि उसकी गलती थी। रू बोलती है, ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम यहाँ रहना चाहती हो? टिया हैरान हो जाती है। रू कहती है, चलो मैं तुम्हें यहाँ की क्रॉप फील्ड और बाकी की चीजें दिखाती हूँ जो तुम्हें काफी पसंद आएगी। रू टिया को वेजिटेबल का खेत दिखाती है, फिर उसके बाद फलों का बाग दिखाती है, और हिराकू भी टिया को सब्जियां काटने सिखाता है और काटी हुई पत्ता गोभी को नमक लगाकर टिया को खिलाता है। टिया उसे खाकर काफी खुश हो जाती है और इसके बाद तीनों शाम तक आज के लिए सब्जियां और फल इकट्ठा कर लेते हैं। टिया पहली बार स्ट्रॉबेरी को टेस्ट करती है और उसे वो काफी पसंद आती है। टिया कहती है, आज काफी मजा आया, मुझे नहीं पता था फार्मिंग करने में इतना मजा आ सकता है। रू कहती है, फिर तो तुम्हें यहीं सेटल हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि टिया भी अब यहाँ हिराकू और रू के साथ रहने लगती है और अपनी मैजिक से हिराकू के साथ फार्मिंग में हेल्प करती है। एक दिन काम से आते वक्त टिया हिराकू से कहती है कि क्या हम और ज्यादा स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं क्या? हिराकू बोलता है कि उसकी देखभाल और हार्वेस्टिंग हम तीनों अकेले नहीं कर पाएंगे। तभी हिराकू की नजर पड़ती है डॉग्स के घर के बाहर छोटे डॉग्स पर। ये कूरो के बच्चे के भी बच्चे होते हैं और इनके लिए ये घर अब काफी छोटा पड़ रहा है, क्योंकि उनकी संख्या अब काफी बढ़ती जा रही है। इसलिए हिराकू उनके लिए एक बड़ा नया घर बनाता है जिसमें सभी अच्छे से रह सके। हिराकू अभी तक उन पपीज के नाम नहीं रख पाया, क्योंकि अब वो संख्या में काफी ज्यादा हो गए थे। साथ ही हिराकू देखता है कि जयवटन के कुछ बच्चे उसे छोड़कर जा रहे हैं और कुछ अभी भी उसके साथ ही हैं। फिर टिया भी हिराकू से कहती है कि वो भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है और वहां से उड़कर चली जाती है, और कुछ दिन बाद 7 हाई एल्फ लड़कियों के साथ वापस आती है। सभी एल्फ लड़कियां अपना नाम बताती है। उन सभी के नाम ली से स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए हिराकू इसका कारण पूछता है। तब एल्फ लड़की जिसका नाम लिया होता है वो बताती है कि वो सभी एक ही फैमिली से हैं, इसलिए उन सभी का नाम ली से स्टार्ट होता है। लिया हिराकू से यहाँ रहने के लिए पूछती है। तब टिया हिराकू को उनकी स्टोरी बताती है कि युद्ध के दौरान उनका पुराना गांव तबाह हो गया था और इसके बाद वो सेटल होने के लिए जगह जगह भटक रही थी और इसलिए वो इन्हें यहाँ लेकर आ गई। रू हिराकू से कहती है कि एल्फ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और ये एल्फ लड़कियां भी काफी यंग लग रही हैं जो हमारी फार्मिंग में हेल्प कर सकती हैं। तब सबसे यंग एल्फ अपनी उम्र 400 और दूसरी एल्फ 300 बताती है। ये सुनकर हिराकू हैरान हो जाता है कि ये तो 100 साल से भी ज्यादा उम्र की है। टिया और रू दोनों हिराकू से उन्हें यहाँ रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और हिराकू भी उनकी बात मान जाता है। रू फिर हाई एल्फ लड़कियों को जयबटन और कुत्तों से मिलवाती है, लेकिन एल्फ लड़कियां इतनी खतरनाक मॉन्स्टर को देख के ही इतनी डर जाती हैं कि वो वहीं बेहोश हो जाती हैं। फिर हिराकू सभी एल्फ लड़कियों के रहने के लिए घर बनाने का काम शुरू कर देता है। एल्फ गर्ल कंस्ट्रक्शन में काफी माहिर होती है, तो हिराकू सिर्फ खुदाई और लकड़ी लाने का काम करता है। सिर्फ 10 दिन में वो एक शानदार घर तैयार कर देते हैं। हिराकू उनकी कंस्ट्रक्शन स्किल्स देखकर थोड़ा जेलस फील करता है और सोचता है कि उसे भी अपनी झोपड़ी अब दोबारा से बना लेनी चाहिए। एल्फ घर ने घर को बहुत अच्छा डिजाइन किया। उन्होंने सभी के लिए नीचे एक बड़ा लिविंग रूम बनाया और दोनों तरफ स्टोरेज रूम्स और ऊपर के फ्लोर पर सभी के लिए अलग अलग बेडरूम बनाए हैं। हिराकू घर को देखकर काफी इम्प्रेस होता है। एक दिन लिया से बात करते हुए हिराकू को सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब लिया उसे बताती है कि एल्फ मीट खाते हैं और आग का यूज करने भी जानते हैं, क्योंकि उसने अपनी दुनिया में सुना था एल्फ सिर्फ ट्री से प्यार करते हैं और बेरीज खाकर जिंदा रहते हैं।
लेकिन ली समझाती है कि उसने एल्फ के बारे में गलत सुना है। ली को उन्हें यहाँ रहने देने के लिए धन्यवाद करती है और कहती है कि अब वो हिराको के लिए माइनिंग और लोहार का काम करना चाहती हैं। अगले दिन फिर सभी एल्फ लड़कियां मिलकर भट्टी बनाती हैं और हिराको को एक कढ़ाई बना के देती है। हिराको काफी खुश हो जाता है कि अब वो और भी सिविलाइज होते जा रहे हैं। ली हिराको से कहती है, दो काम हम कभी नहीं कर पाए, पहला किसी जगह टिकना और दूसरा अगली जनरेशन को वहां रहकर पैदा करना। हिराको सोचता है कि एक तो उन्होंने पूरा कर ही लिया है यहाँ रहकर, लेकिन दूसरे काम के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि एल्फ लड़कियां उसे देखकर काफी मुस्कुराने लगती हैं। एल्फ लड़कियां काम करते वक्त देखती हैं कि यहाँ वीट की भी फसल है, इसलिए एल्फ हिराको से पूछती है कि क्या वो ब्रेड बना सकती है। हिराको ये सुनकर बहुत खुश होता है और उन्हें ब्रेड बनाने के लिए कहता है क्योंकि इसने दुनिया में ब्रेड नहीं खाया था और न बनाने के लिए उसके पास कुछ था। पर एल्फ के पास यीस्ट पाउडर होता है जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है ब्रेड बनाने के लिए। सभी एल्फ लड़कियां ब्रेड बनाने लग जाती हैं। ब्रेड रेडी हो जाता है और हिराको इस दुनिया में पहली बार ब्रेड खाता है और काफी खुश होता है और डिसाइड करता है कि अब वो वीट की फसल और बढ़ाएगा। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है। वो उससे पूछता है, क्या ये जमीन किसी की है? रू कहती है, टेक्निकली ये जंगल किसी का नहीं है, लेकिन नाम के लिए ये डीमन लॉर्ड की टेरिटरी में आता है। हिराको सुनते ही डर जाता है कि अगर डीमन लॉर्ड को पता चल गया तो। रू मुस्कुराकर कहती है कि तुमने सब यहाँ खुद ही किया है, अब ये जमीन तुम्हारी है। रात में टिया, रू और ली आपस में हिराको के बारे में बात कर रहे होते हैं। टिया बोलती है कि हिराको ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर इन्फर्नो वुल्फ और डीमन स्पाइडर को पाल रखा है और यहाँ खेती भी कर रहा है, आखिर कैसे? ली कहती है कि उसे एल्फ कल्चर के बारे में भी कुछ नहीं पता। वो सोचता है कि एल्फ बेरीज खाकर जिंदा रहते हैं और टिया भी उसकी बात से सहमत हो जाती है क्योंकि वो भी एंजल के बारे में कुछ नहीं जानता। इसी बीच हिराको अपनी पुरानी झोपड़ी में बैठा होता है और एक लकड़ी का कप बनाता है। वो सोचता है कि उसने जो पानी की कैनल बनानी शुरू की थी उसे काफी टाइम से कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर वो सोचता है कि वो लड़कियां उसकी मदद करेंगी।